नमस्कार, नादी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे बांधव में मौत के तांडव पर। मध्य प्रदेश में दरअसल सबसे ज्यादा टाइगर मारे जा रहे हैं। टाइगर्स की स्वाभाविक मौत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इस खूबसूरत प्राणी की उम्र ही अधिकतम 22 साल होती है। लेकिन इसके अलावा जिस भी कारण से टाइगर की मौत होती है वह चिंता और सरोकार का विषय जरूर है। जंगल के इलाके कम हो रहे हैं, इसलिए टाइगर्स आपस में लड़कर मौत के मुंह में समा रहे हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तस्कर से लेकर शिकारी तक मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। वन विभाग की रिपोर्ट में ही ये बताया गया है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की 50% मौत का कारण अवैध शिकार है। टाइगर्स के अंग और खाल से लेकर सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में बिकता है। पैसों का ये लालच शिकारियों को टाइगर का शिकार करने के लिए प्रेरित करता है और टाइगर्स के अंगों की तस्करी करने वाले शिकारी को मोटी रकम देकर टाइगर्स का शिकार करवाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से अगर पेट्रोलिंग और इतनी सघन सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद बड़ी संख्या में टाइगर्स का अवैध शिकार हो रहा है। यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो मध्य प्रदेश से टाइगर्स स्टेट होने का ताज भी छिन सकता है। आज टाइगर्स के अवैध शिकार और उसे रोकने के उपाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। पिछले 6 माह के भीतर ही यहाँ पर 12 बाघों की मौत हो चुकी है। पिछले 3.5 वर्ष के भीतर यहाँ पर 71 बाघों की मौत हुई है। मौत का ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। वैसे बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। पूरे देश में पिछले 42 महीनों के दौरान 505 बाघों की मौत हुई है। इनमें से अकेले मध्य प्रदेश में 141 बाघ मारे गए हैं। बाघों की मौत का सबसे बड़ा कारण उम्र होता है, क्योंकि बाघ लगभग 22 साल तक जीते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण शिकार है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 4 सालों में बांधवगढ़ में जितने भी टाइगर मारे गए उनमें से आधे शिकार के कारण मारे गए। टेरिटरी फाइट भी एक कारण है। वन क्षेत्र सिमट रहे हैं, इसलिए टाइगर आपस में लड़कर मौत के मुंह में समा रहे हैं। इन सभी लक्षणों के चलते पूरे देश में टाइगर स्टेट के रूप में प्रसिद्ध मध्य प्रदेश बाघों की मौत में भी नंबर 1 बन गया है। बीते 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में 23 बाघों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 12 बाघों की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई। बांधवगढ़ में बढ़ते बाघ के मौत के मामले में शिकार की आशंका भी जताई गई है। ये खुलासा वन विभाग की कमेटी में हुआ। शिकारी और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर की वजह से मध्य प्रदेश में बाघ मारे जा रहे हैं। 2024 में अब तक देश में कुल 75 टाइगरों की मौत हुई है। 75 टाइगरों में 23 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 14 और कर्नाटक में 12 टाइगरों की मौत हुई है। शिकारी और तस्करों के द्वारा बाघों की हत्या एक चिंता का विषय है। हर साल करोड़ों रुपए बाघों की सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं। अत्याधुनिक तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद भी शिकार करने वाले शिकारी सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब ही हो जाते हैं। आखिर बांधवगढ़ में मौत का ये तांडव कब तक चलेगा? तो इस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि बाघों की मौत के कई सारे कारण हैं, जिनमें से प्रमुख जो 2 कारण रहते हैं वो पहला कि बाघ की उम्र ही कम होती है, यानी कि बाघ की जो एक उम्र है वो 22 साल है, यानी कि कोई भी बाघ 22 साल से ज्यादा तक जीवित नहीं रह सकता है। एक ये प्रमुख कारण। तो दूसरा, जो शिकार लगातार बाघों के लिए हो रहे हैं, दूसरा ये प्रमुख कारण भी। चलिए इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक मेहता पर्यावरणविद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अशोक जी अनादि टीवी पर। इसके अलावा अजय दुबे जी हमारे साथ पर्यावरणविद जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। अजय जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि मध्य प्रदेश हमारा एक और जहां टाइगर स्टेट है, बाघों के लिए हमारे मध्य प्रदेश जाना जाता है, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। लेकिन इसी बीच ये इस प्रकार की जो खबरें आती हैं सामने, अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी तक लगभग 65 मौतें हो चुकी हैं। जो अभी आंकड़े सामने आए हैं उनमें ये कहा जा रहा है। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या प्रमुख कारण आप देख पा रहे हैं?
देखिए, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है उसमें कमी है बाघों के हम्म। संरक्षण में। बाघों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार 2008 से कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय हैं, और चूंकि इसके जो अंग हैं वो विदेशी मार्केट में बहुत महंगे उस पर बिकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो आदिवासी अंचल में है, जहाँ की शिक्षा की अभी बहुत कमी है, विकास नहीं पहुंचा है। तो वहाँ बहुत तरह की भ्रांतियां, अंधविश्वास है कि टाइगर के शरीर के पार्ट से, उसके नाखून, उसके दांत, हड्डियों से पैसा बरसता है। तो दो तरह का संघर्ष है बाघ के अस्तित्व का। एक संघर्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर उसके महंगे चमड़े और उसके अंग से दवा बनाने के लिए बाहर उसकी स्मगलिंग होती है, और एक है कि लोकल लेवल पे अंधविश्वास है। तो सरकार को इससे निपटने के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को टाइगर रिजर्व में डिप्लॉय करना था। यह फोर्स स्थानीय जो आदिवासी जो ग्रामीण है उनके युवाओं के लिए एक अच्छा रोजगार का माध्यम होता, क्योंकि वो जंगल के परिवेश से भली भांति परिचित होते हैं। लेकिन यह फोर्स सुसज्जित फोर्स जैसे पुलिस की एसएफ बटालियन होती है वैसी बननी थी। लेकिन 2008 से मध्य प्रदेश सरकार के पास यह मामला लंबित पड़ा हुआ। हम लोग इस मामले पर हाईकोर्ट भी गए, वहां भी मामला चल रहा है। इसके अलावा जब आप टाइगर रिजर्व या सेंचुरीज में अधिकारी पदस्थ करते हैं तो राजनीतिक सिफारिशों पे ज्यादा ध्यान रहता है। आपको ये देखना है कि वन विभाग में दो विंग होती है, एक फॉरेस्ट्री हो गई, एक वाइल्ड लाइफ हो गई। तो वाइल्ड लाइफ जो मैनेजमेंट है उसमें देहरादून में डिप्लोमा भी होता है। तो यदि आपके अफसर वाइल्ड लाइफ एरिया में जाना चाहते हैं, टाइगर रिजर्व या सेंचुरी नेशनल पार्क में, तो उनको वाइल्ड लाइफ का डिप्लोमा कराइए। उनको प्रबंधन में, उनको दुर्लभ जीव प्रजातियों की जीवन शैली से अवगत होना पड़ेगा। आप राजनीतिक सिफारिश पे यदि अधिकारियों को भेजेंगे टाइगर रिजर्व में तो स्थिति विकट होती है। स्थानीय नागरिकों से संघर्ष होता है, बाघ का बाघ उनके मवेशी उठा लेते हैं। तो आपको स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक हैं, जनपद है, सरपंच है, इनके साथ समन्वय स्थापित करना है कि यदि कोई मवेशी को मारता है तो उसको समय पे मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो बाघ के दुश्मन न बने। इसके अलावा जो हाईवे बन रहे हैं, जो रेलवे लाइन बन रही है, ये जो रेलवे, इनमें भी आपको बाघों की सुरक्षा के लिए उनके आवागमन की रास्ते बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बाघों की मौत जो होती है दुर्घटना में, ये भी दुखद है। लेकिन सरकार के जो लीडरशिप है वो इस मामले में थोड़ी सी गंभीर नहीं दिखती है। केवल कागजों पे बाघ संरक्षण के लिए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कई सारी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर सरकार को भी ध्यान देना होगा। एक और चूंकि हम टाइगर स्टेट कहलाते हैं, मध्य प्रदेश हमारा टाइगर स्टेट कहलाता है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो बाघों की मौत के मामले में भी मध्य प्रदेश ही अव्वल आ रहा है। अजय जी के अशोक जी की ओर रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है, चूंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 6 माह में 23 मौत बाघों की हो चुकी है और इनमें सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में मौत हुई है। 12 बाघ सिर्फ बांधवगढ़ में मारे गए हैं। इनके पीछे आप क्या कारण देख पाते हैं? क्या प्राकृतिक मौत हुई है बाघों की, या फिर इसके पीछे चूंकि कई सारे रीजन दिए जाते हैं कि टेरिटोरियल फाइट भी एक रीजन है, प्राकृतिक मौत है, दूसरा भी जो अजय जी ने भी मुद्दा उठाया कि बाघों का शिकार बहुत होने लगा है। नहीं, बराबर है। अब बात समझने की है कि ये अपने को आंकड़े कौन दे रहे हैं, ये समझने की बात है। उन आंकड़ों का सत्यापन क्या हो रहा है? चूंकि मैं इकोलॉजी पर्यावरण का स्टूडेंट रहा हूं, तो मेरा ये कहना है कि भूख से बहुत कम मरे हैं, ये तो बात है। उनकी उम्र जैसे से वो। अशोक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। नैन्सी, हेलो, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। अजय जी आऊंगी आपके पास में जी, लौटूंगी। अशोक जी को बात रख लेने दीजिए जी। अशोक जी, तो भूख से तो कम मर रहे हैं, और लेकिन उम्र के साथ उनकी जो पूर्ति नहीं हो पाती है। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इस पूरे क्षेत्र की इकोलॉजी में किस बात की कमी है। क्या उनके भोजन की कमी रह गई, या उनके भोजन जिससे होता है अन्य प्रजातियों के जानवरों से, तो उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, हर बार आंकड़े जो भी होते हैं, सुरक्षा का भार जो भी होता है वो सरकार का होता है।
मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अब जब भी कोई इस मामले में मीटिंग करे तो अधिकारियों के साथ साथ जो वहाँ जो रहवासी है उनको भी साथ में रखें। आवाज उन लोगों को भी अपने साथ रखें। क्या वास्तविकता है वो उन लोगों के जरिए आपको मालूम पड़ेगी। दूसरी बात है कि मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है कि बाघ का दांत ले लिया तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपका ये हो जाएगा। इस मिथ को तोड़ना जरूरी है। तो सरकार ने इस बात पे भी प्रयास रखना चाहिए कि भाई ये आप बात बहुत से तो बाघ के बाल के ऊपर भी चलते हैं कि उसका बाल ले लिया तो उससे आपको ये फायदा होगा। इससे कोई अमल नहीं होते हैं। ये एक इस मिथ को भी तोड़ना जरूरी है। ये दंत कथाएं भी बंद करना पड़ेगी। सरकार को इस बात का ज्यादा प्रचार करना पड़ेगा कि आप जानवरों का शिकार करके आप कुछ ज्यादा हासिल नहीं करेंगे। ये आपके लिए स्वास्थ्य सुधारक नहीं, हानिकारक भी हो सकते हैं। तो उससे शिकार रुकेगा। दूसरी बात ये है कि आपके पास चिप्स आप लगाते हो, आपके पास कैमरे हैं, आपके पास जब इतनी टेक्नोलॉजी और इतना आपके पास सब मैनेजमेंट है तो आपने कितने शिकारियों को पकड़ा या कितने शिकारियों पे आपकी कार्रवाई हुई, ये एक बात जानना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता है कि शिकारियों पे कोई विशेष जानकारी एकत्रित कर रखी होगी, क्योंकि यदि शिकार हुआ है तो उनका आंकड़ा इनको जानना जरूरी है कि वहाँ कितने शिकारी आते हैं, किस प्रकार के शिकारी आते हैं, लोकल सहयोग से आते हैं, बाहर के आते हैं, और ये इनके जो ऑर्गन्स जाते हैं उस पे कौन निगरानी कर रहा है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो ये जो आप मध्य प्रदेश की पहचान है, राष्ट्रीय अपना ये है बाघ जो है, इसके मैनेजमेंट में आपको ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये पहला मिथ तोड़ो। जब भी वन मंत्री जी कमेटी बुलाएं, मीटिंग बुलाएं, वहां के लोकल जो वहां रह रहा है उनको जरूर इसमें शामिल करें और उससे समस्याओं के बारे में जानकारी ले। मुझे नहीं लगता कि लोकल किसान वहां का ज्यादा शिकार करता है, बाहरी शिकारी ज्यादा है, प्रोफेशनल लोग ज्यादा है, और ये सब बिना मिली भगत के नहीं हो सकता। माफी चाहूं मैं थोड़ा सा ऐसा बोल रहा हूँ टीवी पर ये सत्य तो सत्य है। इस पर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी होना चाहिए। मैं हर बार बताता हूँ कि आप जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आप उसका कुछ भी संरक्षण करने के बारे में करोड़ों रुपए खर्च कर लो, उसका सार नहीं निकलेगा। तो सरकार को इन सब पहलू पे ध्यान रखना जरूरी है। और आपके कैमरे में आपने कितने शिकारी पकड़े, वो अधिकारी उसकी जानकारी जरूर दे। वाकई कई सारे बिंदु हैं जिन पर सरकार को भी मंथन चिंतन की ज़रूरत है। और जो आपने भी एक मुद्दा उठाया है कि वहाँ के जो रहवासी हैं, जो किसान हैं, वो बाघों का ज़्यादातर जो है शिकार नहीं करते हैं। ये एक पूरी मिली भगत है, ये एक पूरा एक गैंग है जो मिलकर बाघों का शिकार कर उनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर उनकी तस्करी करता है। अजय जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। जी अजय जी। देखिए नैन्सी, मैं ये कहूँगा कि जो टाइगर जो कंजर्वेशन है उस पे सरकारें कुछ हद तक यदि मतलब कुछ कमियां जरूर हैं, बट उन्होंने कुछ मेहनत भी करी है। 1972 में जब प्रोजेक्ट टाइगर के पहले 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था जिसमें कि बाघों के शिकार पर रोक लगी। फिर 1973 उसके अगले साल प्रोजेक्ट टाइगर घोषित हुआ और भारत में टाइगर रिजर्व बनाने शुरू किए गए। टाइगर रिजर्व वह हिस्सा होता है जंगल का जो नेशनल पार्क और सेंचुरी को मिला के बनाया जाता है, जहां बाघों के विकसित होने की संभावना प्रबल होती है, जहां उसकी फूड साइकिल होती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर में 2006 में फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनी और आज हमारे यहाँ 53 के करीब टाइगर रिजर्व्स हैं। क्वेश्चन ये है कि जो लूप होल्स हैं वो ये हैं, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो पूरा गवर्न करती है पूरे देश में, उसमें एक्सपर्ट्स भी हैं। हमारे राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा टाइगर की स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी है, और पुलिस और फॉरेस्ट के बीच में बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर सेल भी है। जहाँ ये बात जरूर है कि टाइगर सेल में कहीं ना कमी है कि एसपी और डीएफओ और टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर्स बैठ के आपस में डेटा शेयर नहीं करते हैं। उनमें ये कमी रहती है कि बाघों के शिकार की जो कमी, मतलब अपराधियों की जानकारी साझा करें,
और यदि कोई तस्कर वहां पे सक्रिय है तो उसकी सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड पुलिस कर सकती है। टाइगर सेल में पुलिस की जिम्मेदारी भी है बाघों की सुरक्षा में। यदि कहीं कोई बाघ मरता है, शिकार है, तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज करती है। बिल्कुल अजय जी, और आपको क्या लगता है इसके पीछे जो एक मुद्दा अशोक जी ने भी उठाया कि जो किवंदतियां चल रही हैं कि बाघ के नाखून को अगर वो अपने पास रख लेंगे तो वो भाग्यशाली हो जाएंगे, बाघ की खाल पहन लेंगे तो भाग्यशाली हो जाएंगे, ये तमाम तरह की जो किवंदतियां हैं वो चलती हैं और ये एक प्रमुख कारण भी रहता है कि बाघों का शिकार होता है। हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर बात छोड़ दें तो मध्य प्रदेश के ही कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें बाघों की तस्करी की जाती है, बाघों की खाल की, उनके नाखून की, उनके दांतों की तस्करी की जाती है। तो इन किवंदतियों को रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या जरूरी है, सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए, उन लोगों तक वो बात कैसे पहुंचाया जाए? देखिए नैन्सी, इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो देखिए जितने टाइगर रिजर्व सेंचुरीज है वो आदिवासी अंचल में है। बिल्कुल। वहां के सरपंच, जनप्रतिनिधि, वहां के जनपद अध्यक्ष, सदस्य, विधायक, सांसद, ये स्थानीय नागरिकों के साथ बैठ के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करें कि बाघ और इंसान के संघर्ष को रोका जाए, बाघ के शिकार से उनको नुकसान होगा और शिकारियों पे कार्रवाई होती है। मैं एक चीज अभी मेहता साहब कह रहे थे कि ये जो डेटा आंकड़े कहाँ से आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर तो हमने काफी मेहनत करी और हम करीब 20-22 साल हो गए इसी क्षेत्र में। एनटीसीए जो नेशनल एजेंसी है वो दिल्ली में ये पूरे आंकड़े 24 घंटे अपलोड करती है। 365 दिन पूरे देश में कहीं भी टाइगर की कोई दुर्घटना होती है, उस क्षेत्र के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो अपलोड करे एनटीसीए की वेबसाइट पे, तो आंकड़े समुचित होते हैं। दूसरी बात, ये जो भ्रांतियां हैं इसको दूर स्थानीय लोगों के साथ बैठ के उनको विकास, उनके क्षेत्र में भी विकास हो, वहाँ हॉस्पिटल हो, वहाँ स्कूल हो, कॉलेज हो, वो शिकार जो कई एक्चुअली आदिवासी समाज में कुछ उपजातियां हैं जो शिकार करती थी, उनको विकास पे लाइए, उनको भरोसा जीतिए, उनको ये बताइए कि ऐसा कोई जादू नहीं होता जिससे कि बाघ की खाल, दांत, चमड़ा, उनके बाल से पैसा मिलता है। तो ये समन्वय से हो, आपको विश्वास अर्जित करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ बोर्ड में आदिवासी अंचल के विधायक भी मेंबर हैं, जो स्टेट लेवल स्ट्राइक फोर्स है उसमें भी हैं, स्थानीय जो लोकल एरिया कमेटी होती है टाइगर रिजर्व की उसमें भी मेंबर है। तो कमेटी संस्थाएं बहुत है, कई टाइगर रिजर्व बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी बांधवगढ़ की जो रिपोर्ट आई है, ये उसके कुछ सालों पुराने जो लंबे, अच्छा ये केवल बांधवगढ़ की नहीं है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के आसपास का जो टेरिटोरियल फॉरेस्ट है शहडोल संभाग का, वहां भी बाघों की मौत है। वहां अच्छा बाघों की संख्या बढ़ रही है, हम गौरवशाली महसूस करते हैं। ये एक उजला पक्ष है और हम जनता और सरकार दोनों के अच्छे समन्वय के रूप में बाघों की संख्या, आज मध्य प्रदेश में करीब 800 बाघ हैं, तो उनके इलाके छोटे पड़ रहे हैं। बांधवगढ़ के टाइगर्स, वहां तो अब हाथी भी आ गए। रातापानी जो भोपाल के निकट है, इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए, यहाँ भी टाइगर शिफ्ट की जाए। ओंकारेश्वर जो नेशनल पार्क है उसकी नोटिफिकेशन लंबित है, 2 सेंचुरी की लंबित है। तो मध्य प्रदेश के पास बहुत जंगल है, बाघों का प्रबंधन यदि उचित तरीके से किया जाए तो निश्चित तौर पर बाघ को शिकार से और अननेचुरल डेथ से बचाया जा सकता है। बिल्कुल अशोक जी, आपकी ओर मैं इसी सवाल के साथ में लौटूंगी कि जो बात अजय जी ने भी उठाई है, और मेरा आपसे अगला सवाल यही होने वाला था कि जिस ग्राफ से बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि उस ग्राफ से जो बाघों के रहने के लिए जो एरिया है वो भी बढ़ रहा है? क्या ये एक आप कारण मानते हैं जिस वजह से बाघों की भी जो मौतों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है? क्योंकि बाघ हो या फिर जितने भी जानवर हों, उन्हें वो पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। अब ने बात बिल्कुल ठीक कही है और सर जी ने भी बात ठीक कही है कि संख्या हमारी बढ़ गई है और ये एक बड़ी तारीफ की बात है। लेकिन इसके साथ क्या सिर्फ बाघ की संख्या बढ़ी है, वनों पे अवैध कब्जे नहीं बढ़े हैं, वहां लोग अवैध रहने नहीं गए हैं, वो भी उसी प्रोपोर्शन में गए हैं। तो आपकी संख्या बढ़ गई, वन क्षेत्र आपका कम हो गया है। आंकड़ों में अपन वन क्षेत्र बताया, वास्तविकता यदि आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत कमियां नजर आएगी। ये अब इन सब बातों पे कोई प्राइवेट अथॉरिटी तो रोक नहीं कर सकती,
जो भी संरक्षण वाले हैं वो रोक कर सकते हैं। वन विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, शासन है, इनका आपस में तालमेल होना चाहिए। आप जो अवैध लोग रहने आ रहे हैं उनपे भी आप रोक की क्या कार्रवाई करी? उनको यदि अब आ गए तो आप हटा नहीं पाते हो क्योंकि आपको वोट का चक्कर आ जाता है। तो बहुत सारी बात है, लेकिन कुछ अच्छे तथ्य ये है कि उनकी संख्या बढ़ी है तो क्षेत्र तो कम हुआ है। लेकिन अब यदि इनका कंजर्वेशन आपको सब करना है तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा बिल्कुल। और वहां आपको कड़ी निगरानी रखना पड़ेगी कि ऐसा न हो, अवैध लोग न आए। और मैं फिर कह रहा हूं, आपने जो कमेटी बनती है उसमें मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष है, ठीक है, फाइनेंशियल और एडवाइजिंग में आप रखें। लेकिन जब उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपको पर्यावरणविद होना चाहिए, वहां के स्थानीय नागरिक होना चाहिए, वन प्रेमी होना चाहिए। जब तक ये लोग नहीं होंगे आपको बताएगा कौन कि यहाँ किस एरिया में कितने अवैध काम हो रहा है, कौन से अवैध शिकारी हो रहे हैं, आपको मुखबरी में नहीं मालूम पड़ेगा। यदि इसमें दूसरी संस्थाएं इन्वॉल्व हो जाती तो वो अपने बुकलेट और पेपर निकाल देते कि वो ये बाघ के इस खाल से कुछ नहीं हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा है, ये आप सब भ्रम निकाल दें। ये सब कार्रवाई कौन करेगा? सरकार कर नहीं सकती। इसके लिए आपको ऐसा सबका साथ लेना पड़ेगा। और यदि आपने सब इसका साथ ले लिया और इन सब बातों पे ध्यान रख लिया तो ये जो मौतें हो रही है, प्राकृतिक मौत तो ठीक है, पर जो अप्राकृतिक मौतें हो रही है ना, इसका दुख बहुत होता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो प्राकृतिक मौत है बाघों की वो तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो अन्य मौतें सामने आती हैं, मौतों का जब कारण सामने आता है कि टेरिटोरियल एक फाइट हो गया, दूसरा जो अभी इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रहा है कि बाघों का शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस दिशा में ज़रूरी है कि सरकार एक कड़ा नियम भी बनाए, इसके अलावा उस दिशा में कोई काम भी करे जिससे कि बाघों के जो शिकार हो रहे हैं उस पर रोकथाम लग सके। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।